नमस्कार, जम्बू टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। कैसे हैं आप? मुझे मालूम है कि इस समय की जो सिचुएशन भारत में चल रही है, हम लोग बहुत द्रवित हैं, बहुत गुस्सा भी है और मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कभी सरकार को, कभी समाज को, कभी सामने वालों को सुना देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, ललकार भी देना चाहते हैं। जहांगीरपुरी की बात लगातार चल रही है। इससे पहले करौली की बात हुई, खगरौन की बात हुई, जम्मू कश्मीर की बात हुई, हिजाब की बात हुई। जहांगीरपुरी दिल्ली में, यानी कि भारत के दिल में। मैं तो ये तक कहता हूं कि अगर संसद में हुए हमले को देश पर हुआ हमला कहा जाएगा तो जहांगीरपुरी में यानी कि दिल्ली में हुए दंगे को देशद्रोह क्यों नहीं कहा जाएगा? उसे देश में हुआ दंगा क्यों नहीं कहा जाना चाहिए? लेकिन समस्या क्या वाकई में जहांगीरपुरी है? नहीं साहब। हम जहांगीरपुरी के फैक्ट्स चेक करने बैठेंगे और हम लोग देखेंगे कि करौली में, खगरौन में और कहीं पर जम्मू कश्मीर में या जहांगीरपुरी में कोई एक व्यक्ति किसी का चेहरा निकल के आएगा, 2 व्यक्ति चेहरे निकल के आएंगे, 10 चेहरे निकल के आएंगे। चेहरे बदलते जाएंगे लेकिन दृश्यों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी। तो चेहरों से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस बात से पड़ता है? वो साइकिल है। वो साइकिल जो आज से नहीं चल रहा, बहुत लंबे समय से चल रहा है। और जिस लंबे समय से जो साइकिल चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों का जुड़ाव लगातार बना हुआ है, जिनके कारण से ये साइकिल भारत में पनपा। और इसी साइकिल को जानना चाहिए हमें अपने इतिहास से, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति या जो समाज इतिहास से प्राणवायु प्राप्त करता है, न केवल वो जीवित रहता है बल्कि वो ग्रो भी कर पाता है। इसलिए नरसंहार की ऐतिहासिक क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। आज के इस वीडियो में जो मैंने अपने थंबनेल में ऑप्शन दिया है कि हमें समझना चाहिए जलियांवाला बाग, डायरेक्ट एक्शन और उसके बाद अब जहांगीरपुरी। जलियांवाला बाग की बात करते हैं तो 1919 अप्रैल हमें ध्यान में आता है। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि 1919 अप्रैल के महीने में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, ये तो ठीक उसी तरीके से हुआ ना कि 1990 की बात आती है और हम कहते हैं कि कश्मीर में जो पंडितों के साथ में जो एक्सोडस हुआ, जो नरसंहार हुआ, और उस समय की बात कहते हैं तो वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उनको पीछे से जो है वो दे रखा था, समर्थन दे रखा था, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्या आपको लगता है वाकई में 1990 में जो हुआ वो एकदम से हो गया, उसी सरकार में हो गया? ठीक वैसे ही अगर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार की बात उस समय ठीक उस समय नहीं हुई थी बल्कि उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से लिखी जा रही थी, तो ठीक वैसे जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि केवल 1919 से नहीं लिखी जा रही थी, उससे बहुत पहले से उसकी पटकथा चल रही थी। थोड़ा पहले चलना पड़ेगा। और मैं यहाँ आगे की बात करूं उससे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आज के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स, ऐसी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं जो शायद उस तरीके से आपको कहीं और देखने को या सुनने को नहीं मिले। ये पूरी तरीके से हमारी अपनी है, हमारी अपनी रिसर्च पर आधारित है। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर नेहरू और गांधी हमारे देश में नहीं आते, नेहरू 1912 में हिंदुस्तान में आए, मैं हिंदुस्तान में पैदा होने की बात नहीं कर रहा, लेकिन साउथ अफ्रीका से मोहनदास करमचंद गांधी 1915 में भारत आते हैं और जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत आते हैं। अगर ये दो व्यक्ति भारत नहीं आते तो आई एम टेलिंग यू 1931 तक भारत आजाद हो चुका होता। सो कॉल्ड आजादी जो 1947 में देने की बात होती है वो 1931 तक भारत में आ जाती, लेकिन नहीं आई। और उसके पीछे क्या क्या कारण रहे, आज उनके बारे में जानिए, नरसंहार की क्रोनोलॉजी को समझिए। ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसे आगे जरूर बढ़ाएं। आइए बात करते हैं इस नरसंहार की क्रोनोलॉजी की। पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस 1912-15 से लेकर के 31 के बीच में क्या क्या हुआ। स्वामी श्रद्धानंद, उनकी हत्या होती है। सन होता है 1926। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, ये पूरे क्रांतिकारी मूवमेंट को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाता है। सन होता है 1931। लाला लाजपत राय का बलिदान हो जाता है। सन होता है 1928। विपिन चंद्रपाल का बलिदान हो जाता है। सन होता है 1932। लाला लाजपत राय, उनके बारे में कई सारी बातें मैं कहना चाहता हूं, लेकिन लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है वो भी 1920 में हुई थी। और दो और ऐसे व्यक्ति जिनको तकरीबन समाप्त कर दिया गया था, पर्टिकुलरली राजनीति के केंद्र से उन्हें हटा दिया गया था, उनमें से एक का नाम है वीर सावरकर और दूसरा का नाम है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो समय भारत की राजनीति में उस समय की घटनाक्रम में बहुत प्रमुख भूमिका में थे, उन्हें अरविंदो घोष को एक आश्रम बना करके रहना पड़ गया और वो भारत की राजनीति से पूरी तरीके से हट गए, कट गए। वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में 1911 से 1921 तक रहते हैं। बहुत कष्टदायक यातनाएं वो सहते हैं और उसके बाद में उनकी मर्सी पिटीशन का कारण क्या रहा होगा, इसके बारे में थोड़ा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की
उस उक्ति से समझिएगा, जब 1914 में एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में बहुत सारे लोग आए, और चूंकि मैं 14 की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 1914 से 1918 ये वो समय है जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध के लिए भारतीय लोग इंग्लैंड की मदद के लिए जाने के लिए उतने आसानी से तैयार नहीं थे। तब 1915 में सो कॉल्ड महात्मा गांधी, यहां महात्मा शब्द से पहले मैंने सो कॉल्ड या तथाकथित इसलिए उपयोग किया है क्योंकि आप भारत के महापुरुषों में सोच करके देखिएगा, यहां महात्मा बहुत से हुए हैं, लेकिन कौन सा ऐसा महात्मा है जिसके नाम के आगे महात्मा लगाया गया है? नाम याद करिएगा, अगर आपको एक नाम भी याद आता है, जी नहीं, किसी के व्यक्ति के आगे महात्मा नहीं लगाया गया। इवन रामचरितमानस जैसे हम इतनी श्रद्धा के साथ में लेते हैं, वहां भी हम सीधा सीधा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, उन्हें संत कहेंगे, साधु कहेंगे। महात्मा हमने किसी के नाम के आगे उपनाम प्रत्यय ऐसा कुछ भी नहीं लगाया, उन्हें ही क्यों लगाया गया? और उन्हें 1915 में आते ही महात्मा किसने कह दिया, क्यों कह दिया, कारण क्या है? प्रचारित किया गया। वही व्यक्ति महात्मा क्यों कह करके प्रचारित होते हैं? उन्हीं व्यक्ति को बापू क्यों कह दिया जाता है? उन्हीं व्यक्ति को राष्ट्रपिता क्यों कह दिया जाता है? सोचिएगा, वो एक इन्फ्लुएंसर थे। अब वो इन्फ्लुएंसर क्यों थे? जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के बारे में मैंने ऐसा क्यों कहा कि अगर ये दो व्यक्ति भारत में नहीं आते 1912 और 1915 में, तो भारत को आजादी 1931 से पहले मिल चुकी होती। इसके लिए अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि क्या कारण है, 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक व्यक्ति पैदा होता है और 1915 में भारत आता है, यानी कि 46 वर्ष तक उनकी राष्ट्रभक्ति भारत देश के लिए नहीं जगती है, लेकिन उसके बाद में एकदम से जगती है और वो भारत आते हैं। साउथ अफ्रीका में क्या कुछ किया था, अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले, यानी कि हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नोआखाली में जो कूच हुआ उसके लिए भी जिन्होंने बोला कि आप हाथ जोड़िए, जिनके बारे में सो कॉल्ड तरीके से कहा जाता है कि एक गाल पे छाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मुझे नहीं पता कि ये बात कितनी फैक्चुअली सही है या गलत है, लेकिन जो भी है, अगर भाव यही बनता है तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आकर के अपने इन्फ्लुएंस का उपयोग किया और यहां पर आकर के भारतीयों को इस बात के लिए मनाया कि आपको अगर आजादी प्राप्त करनी है तो फिर प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की मदद करनी होगी, यानी कि युद्ध के लिए आप भारतीयों को आगे भेजते हैं कि आप जाइए, यानी कि आप अहिंसा के नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन करते हैं। और यही काम आपने चूंकि दक्षिण अफ्रीका में कर दिया था, और दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय थे उनके लिए आपने कहा था कि आप इंग्लैंड के साथ में जो युद्ध उस समय चल रहा था जुलू का साउथ अफ्रीका में, वहां पर आप इंग्लैंड का पक्ष लीजिए और उसके बदले में उनसे हमें बहुत सारी चीजें करने को मिलेंगी कानूनन। और ये चीज इंग्लैंड ने भांप ली थी, तो जब यहां पर आए सेम चीज करने को मिली, यानी कि अहिंसा परमो धर्मो का था, यहीं पर अता पता कहीं पे कुछ मिलता नहीं है। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है हमने 1928 में बताई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा बात आपसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में यह करना चाहूंगा। हो सकता है आपको अटपटा लगे कि अभी तक जहांगीरपुरी का नाम नहीं आया है, वो नाम आएगा, लेकिन क्रोनोलॉजी को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये वो व्यक्ति थे जिन्हें जब लॉर्ड वेलिंगटन, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया था इस बात को कहने के लिए कि भारतीय जो हैं वो इंग्लैंड के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में जाएं और इंग्लैंड का साथ दें, ऐसे में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भी वहां उस सभा में बुलाया गया था। जब तिलक वहां जाते हैं और उनको भी बोलने को कहा जाता है, लॉर्ड वेलिंगटन को ऐसा लगता है कि ये भी हमारे ही पक्ष की बात करेंगे, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और आप हमें आजादी देने वाले होते कौन है? ये हमारा देश है, ये हमारा राज्य है, और ऐसे में हम बाहरी शत्रुओं से निपटने की पूरी तैयारी करेंगे, लेकिन हम पूर्ण स्वराज्य की बात करते हैं। और यहां से उनका नारा चर्चित होता है और उसके बाद में उन्हें मांडले की जेल में फेंक दिया जाता है और तब वो 6 वर्ष वहां रहते हैं। हालांकि 1920 में जब वो आजाद होकर के आते हैं लोअर मांडले की जेल से, ऑन द टाइम के बाद में उनका बहुत स्वागत सत्कार किया जाता है, लेकिन उस 6 साल में उनकी तबीयत, उनकी प्रकृति, उनकी प्रवृत्ति इतनी खराब कर दी जाती है कि वो जिंदा रह नहीं पाते और उनका देहावसान हो जाता है। यही चीज वीर सावरकर ने नोटिस की थी और 1911 में जब पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में काला पानी के लिए उन्हें भेजा गया, तब 1921 तक 10 साल वो रहे और उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर उन्होंने अंग्रेजों के लिए थोड़ी सी उनकी बात नहीं मानी किसी तरीके से, तो उनका भी हश्र शायद वही हो सकता है और अपने इस आयु में रहते हुए वो देश के लिए किंचित मात्र भी आगे योगदान न कर पाए और जीवन से ही चले जाएं। और इसीलिए जो मर्सी पिटीशन की बात की जाती है वो स्ट्रेटेजिक रूप से दी गई। एंड देन आफ्टर 1966 तक वीर सावरकर जीवित रहे और उससे पहले उन्होंने बहुत सारा काम करके दिखाया था। अब बात आती है 1914 से लेकर के 1918 ये वो साल है। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध पूरा होता है, इंग्लैंड को जीत मिलती है, मित्र राष्ट्रों को जीत मिलती है और मित्र राष्ट्रों को इस जीत के लिए सबसे प्रमुख भूमिका जिन्होंने निभाई थी वो थी भारतीय। जर्मनी की हार होती है एंड देन आफ्टर मैं आपको डेट बताऊंगा 11 नवंबर 1918 जब
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड होता है और केवल 5 महीने 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग जो मैस्कर है, हत्याकांड है, ये हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जब आप डरते नहीं है तब आपका दमन किया जाता है। ये वो दमन का तरीका था। यानी कि अगर आप किसी पर विश्वास करेंगे, इसीलिए मैंने पहले भी अपने एक पोस्ट में लिखा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शक्ति ही जीवन है और निर्बलता ही मृत्यु है। आपने शक्ति को ठुकराया, आपने कहा कि हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जो आपके ऊपर राज कर रहे हैं, आपने कहा, उन पर विश्वास किया कि इन्हीं का सहयोग चलिए कर लेते हैं, इन्हीं का सहयोग हम दे लेते हैं। और उसके बाद में आपकी जो गत बनी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में सामने आती है। और उसके बाद में मैंने चंद्रशेखर आजाद के बारे में, सरदार भगत सिंह के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, स्वामी श्रद्धानंद के बारे में, अरविंदो घोष के बारे में, वीर सावरकर के बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में, ये पूरा मूवमेंट को क्रश किया जाता है बहुत बुरी तरीके से। हालांकि भारतीय आजादी के आंदोलन के लिए ये एक गोल्डन पीरियड भी था, लेकिन उसे उतनी ही जोरदार तरीके से क्रश भी किया गया। ये भला हो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना होती है, डॉक्टर हेडगेवार जिसकी स्थापना करते हैं, और उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उद्भव होता है। वीर सावरकर की पृष्ठभूमि में इसमें पूरी भूमिका होती है। एंड देन आफ्टर एक मूवमेंट आगे बढ़ता है। आप छोड़ दीजिए असहयोग आंदोलन को, आप छोड़ दीजिए सविनय अवज्ञा को, आप छोड़ दीजिए भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत को छुड़ाने में जो प्रमुख भूमिका निभाई थी, दैट वाज द नेम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनके कारण से भारत को आजादी मिलने का रास्ता खुलता है। और आपको ध्यान होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जिन भारतीयों के युद्ध में भाग लेने के कारण से इंग्लैंड को विजय मिली थी, वहीं पर उन्हीं भारतीय सैनिकों का युद्धद्रोह का खतरा इंग्लैंड के साथ में मंडरा रहा था। यूएसएसआर मजबूत हो रहा था, जर्मनी में एडॉल्फ हिटलर था, और इसके कारण से अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां इस तरीके की बनी कि इंग्लैंड को, सभी देशों को, केवल भारत को नहीं, 1947 में भारत का जो आज परम मित्र माना जाता है इजराइल को भी 1947 में ही आजादी दी गई थी। इजराइल के बारे में मैं आपको कल के वीडियो में और बात करूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार वो वीडियो आज के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगले 15 साल में क्या कुछ होगा, क्या भारत अखंड होगा या खंड खंड होगा, ये उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहां मैं जो बात करने वाला हूं कि केवल भारत को नहीं, बल्कि भारत के साथ साथ में बहुत सारे देशों को आजादी दी गई। लेकिन चूंकि इंग्लैंड ये जानता था कि एक दमन चक्र 1919 में हुआ है, तो हमें जाने से पहले एक और दमन चक्र चलाना है। अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट एक्शन केवल और केवल जिन्ना की देन था, तो शायद ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसमें जिन्ना का पूरा दोष आप नहीं कह सकते। ही वॉज जस्ट अ टूल। भारत विभाजन की विभीषिका हम लोग सब लोग जानते हैं। डायरेक्ट एक्शन के बारे में हम लोग यही जानते हैं कि मुसलमानों ने किया। साहब, अगर अंग्रेजों का उनकी पीठ पर हाथ नहीं होता, वरदहस्त नहीं होता, गांधी नेहरू नहीं होते, डायरेक्ट एक्शन डे कभी भी अस्तित्व में नहीं आ सकता था। जब तक शासन प्रशासन का पूरा साथ दंगाइयों के साथ में नहीं हो, तब तक कभी भी कोई दंगा नहीं पनप सकता, कोई नरसंहार नहीं पनप सकता। ये आप सोच करके समझ करके ले लीजिए। ये होता है डायरेक्ट एक्शन। उसके बाद भारत विभाजन शासन प्रशासन के सहयोग के साथ में, फिर कबायली, फिर उसके बाद में 1962 में भारत की आत्मघाती हार, 1975 की इमरजेंसी, 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, उसके बाद में 2014 के आसपास में, 2014 से पहले आया हुआ लक्षित हिंसा अधिनियम का बिल। समस्या क्या है जो लगातार चल रही है, उसके बारे में जो मैं आपको ठीक तरीके से कल बताऊंगा, कल के अपने वीडियो में, कि 15 वर्ष का मतलब क्या होता है, 15 वर्ष में भारत कितना अखंड रहा, कितना खंड खंड हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे की मैं आपसे बात कर चुका हूं, और यही मैं साइकिल की बात कर रहा हूं, जो साइकिल लगातार घूम रही है। करौली में जो हुआ, खगरौन में जो हुआ, जहांगीरपुरी में जो हुआ, चेहरे बदलते चले जाएंगे, लेकिन दृश्यों की पुनरावृत्ति लगातार होती रहेगी। समस्या उनकी आप नहीं है, समस्या रामनवमी नहीं है, समस्या हनुमान जन्मोत्सव नहीं है, समस्या शोभा यात्रा नहीं है। समस्या है तो वो राष्ट्रवादी सरकार जिनके कारण से आज वो नरसंहार नहीं कर पा रहे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुआ था, जो डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में हुआ था, जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के रूप में हुआ था। अगर इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार नहीं होती तो आपको या हमको ये पता भी नहीं है कि अब तक हम किस कुएं में धकेल दिए जाते। इसलिए अपने नेतृत्व के साथ में रहिए और सोचिएगा इस बात को कि किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, किस दिशा में हमें पहले से आगे बढ़ जाना चाहिए था, और आगे के लिए हमारा रास्ता कहां से तय होता है। आज की वीडियो में कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। कल जब मैं आऊंगा तो आपके साथ में 15 वर्षों का लेखा जोखा जो प्रस्तुत करूंगा, शायद हो सकता है कि आप में से बहुतों की आंखें उससे खुल जाएं। अगर आपको लगता है देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो हमारे कंधे मजबूत बनाइए, हमें सहयोग करिए। स्क्रॉल में जो डिटेल्स आगे बढ़ रही हैं, ये सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारा सहयोग प्रदान करें, हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी बने। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।